अगर आपकी सोच बड़ी हो तो आप एक गांव को भी शहर के रूप में विकसित कर सकते हैं, या यूं कहें तो एक मॉडल विलेज या स्मार्ट विलेज के तौर पे विकसित कर सकते हैं। ऐसा ही काम किए हैं महोबा जिले के सिजहरी पंचायत के मुखिया नरेश राजपूत ने। तो आइए उस गांव में हम हैं और गांव में जानते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ, कैसे गांव की तस्वीर बदली है और कैसे तमाम सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत सिजहरी महोबा शौचालय को लेके आप देख सकते हैं एक अलग ही रूप है इस पंचायत में, इस शौचालय का, जहाँ पे पुरुष और महिला शौचालय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बीच में एक बना है रूरल सैनिटरी मार्ट। यानी कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं शौचालय के लिए या स्नान करने के लिए भी, तो आपको ये तमाम जो सुविधाएं हैं ये मिलेंगी। आपको साबुन से लेके शैम्पू से लेके हर तरह की सुविधाएं हैं, सैनिटरी पैड तक की भी सुविधाएं दी गई हैं। अब आप सोचिए कि शहर में भी आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती होंगी, जहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं बहुत हाईटेक, वहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं। आप यहीं पे आप ही देखती हैं क्या दुकान? हम ही रहते हैं सर। क्या नाम है आपका? हमारा गोरी बाई है। क्या करती थी गोरी बाई पहले? हम पहले अपने गांव में काम करती थी घर में, फिर हमको यहीं लगाया है। तो इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गांव की हैं। तो ये आपकी ही दुकान है? हाँ, हमारी तो दुकान। आप लोग आते हैं तो आप बेचती हैं ना? हाँ। कितना बिक जाता है रोज का? बिक जाता है कभी 100 का, कभी 200 का। 200 मतलब 100-200 रुपए का हर बिक जाता है रोज का? कभी 50 का। तो गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पे शौचालय करने? ये अभी सफाई तो करना ही है मुझे। अच्छा। हाँ, यही तो पड़ा है अभी। आप इसकी केयर टेकर मतलब हाँ, देख रेख भी कर रही हैं और ये भी आपका हाँ, 2 रुपए का कमाई भी हो जा रहा है ना? हम करते हैं सब तो लोग। पहले नहीं होता था, अब हो जा रहा है यहाँ अब पे होता कमाई। है। हाँ। चलिए, तो ये सफाई भी कर रही हैं और ये देखिए ये पूरा एक तरह से लिस्ट बनाया गया है कि आप कि कितने लोग आ रहे हैं पर डे। रोज के ये लोग हैं जी, रोज के लोग हैं जी, सारे इतने आते हैं, इतने लोग सारे आते हैं रोज जी। हाँ, देखिए ये पूरा बनाया गया है कि कौन से लोग कितने लोग रोज आ रहे हैं। तो ये पूरी एक तरह से एक बेहतर सिस्टम के साथ ये चीजें हो रही हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे पुस्तकालय भी बनाया गया है, स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय सिजहरी के नाम पे है और बनाया गया। और हमारे साथ इस गांव के प्रधान जी हैं नरेश राजपूत, जिन्होंने इस गांव की तस्वीर को बदली है। नरेश जी, इस लाइब्रेरी कब से बनी और क्या कुछ है थोड़ा? ये इस लाइब्रेरी को बने अब 2 वर्ष हो गए हैं। क्योंकि हम लोग खुद शिक्षा क्षेत्र से आए थे। मैं अब खुद एज ए B.Ed प्रवक्ता प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता था कि अगर पब्लिक ने हमको बनाया है और शिक्षक देख करके और ईमानदारी देख के बनाया, तो हमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती थी। उसको देखते हुए चूँकि यहाँ पर मैंने एक लाइब्रेरी को डेवलप किया पहले। ये बारातशाला है, इसमें हमने निःशुल्क लाइब्रेरी चलाया और पुस्तकालय चलाया है और कोचिंग भी चलती रही है इसमें। चूँकि उसका पैसा जो देते थे वो हम अपने खुद निजी तौर पर देते थे। हमारे एक और मार साहब हैं, शिवपाल मार साहब, वो भी इसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते थे। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे करके बच्चे गिरते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। तो हमको लगा कि क्यों ना एक लाइब्रेरी बनाई जाए। फिर माननीय सांसद कुमार पुष्पन चंदेल से हमारी बात हुई और उनसे हमने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके लिए उन्होंने निधि दी और उसको बनाया हमने। फिर उसके बाद जो फंक्शनल हमने अपने स्तर से किया। इस लाइब्रेरी में 19 बच्चे हैं और वो 19 बच्चे लगातार इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बच्चे मतलब वो बनाया गया है। हाँ, अब आप आइए। 19 सीटर है। और होता क्या है कि ये बच्चे रात को यहाँ रुकते भी हैं। क्योंकि जब ये बच्चे यहाँ रुकते हैं रात को, उनका जो सोना होता है, तो वो पुस्तक इसका बारातशाला का भी यूज कर लेते हैं, यहीं रुकते हैं, पढ़ते हैं। और अपनी मेहनत से इन्होंने यहाँ, मैंने देखा कि 7 बच्चों का पुलिस में सिलेक्शन हुआ। एक 8 भी है, इसका MP में हुआ। 7 बच्चों का UP पुलिस में हुआ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको देखकर भी लगता है कि इनके लिए कुछ चाहिए हो। तो हमने क्या था, गर्मी पड़ रही थी तो उसके लिए फिर बताने के लिए AC लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया। और निश्चित ही हम एक और लाइब्रेरी डेवलप करने जा रहे हैं। जो दूसरा बारातशाला देख रहे हैं, एक नई बारातशाला यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी बारातशाला बनाएंगे और इस बारातशाला में एक लाइब्रेरी और डेवलप करेंगे। तो होगा क्या कि ये इसमें कन्वर्जन कर देंगे कि एक बनेगा आपका पुरुषों के लिए और एक बच्चियों के लिए एक लाइब्रेरी अलग से खुल जाएगी। तो उनको समस्याएं जो आती हैं वो नहीं होंगी और ये प्रांगण पूरा एक शिक्षा क्षेत्र के लिए शांति प्रिय स्थल बना रहेगा। यही चूंकि हमारे यहाँ 7 विद्यालय हैं और एक राजकीय हाई स्कूल चलता है। 7 विद्यालय में 4 का तो हमने टालीकरण कर दिया है और उनकी बाउंड्री बनाई, उनके दिव्यांग शौचालय बनाए। चूंकि बच्चों को बैठने के लिए जब अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित है वो बच्चे कैसे आएंगे। चूंकि सारे बच्चे प्राइवेट की तरफ जाएंगे। हमको चाहिए था कि बच्चों के लिए प्राइवेट व्यवस्थाएं दें जो कि सरकारी स्तर पर हों और वो निःशुल्क हों।
भाई जब उनको प्राइवेट स्तर की व्यवस्था मिलेंगी, मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि इसका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे यहीं होता पर है? 2 बच्चे हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, वो बच्चे इसको देखरेख करते हैं। इससे अर्निंग भी होती है, 100 रुपये बच्चे इसमें देते हैं निःशुल्क अपनी सुविधाओं के लिए, तो उससे नेट रिचार्ज और सब चीज़ें होती रहती है। बाकी जो हमारे स्तर से होता है और व्यवस्था देखने के लिए तो करते हैं। इनके लिए व्यवस्था के लिए CCTV कैमरे लगा रखे हैं। कोई बच्चा यहाँ अगर अनुशासनहीनता करता है तो उसको लाइब्रेरी से वंचित कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको पहले समझाया जाता है। अगर वो प्रतिक्रिया नहीं बदलती है तो उसको अलग किया जाता है, क्योंकि सारे बच्चों का डिस्टर्बेंस ना हो। कितने टोटल बच्चे कितने आ जाते अभी हैं? तो इसमें मेरे ख्याल से कितना शिफ्ट 19 बच्चे से अधिक हैं और बच्चे बदलते रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सुबह आते हैं फिर शिफ्ट बाई शिफ्ट बदल लेते हैं और बच्चे यहाँ रुकते भी हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात है कि 24 घंटे खुली रहती है और 24 घंटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। रात को 2 बजे भी बच्चे जग के पढ़ने लगते हैं और इसलिए इनमें परिवर्तन हो रहा है। बच्चों में नई ऊर्जा और झलक देखने को मिल रही है। तो ये लाइब्रेरी है और इस एक गांव में आप इस तरह की लाइब्रेरी देख रहे हैं तो आप सोचिए कि गांव में कितनी एक विकास को लेके और प्रगति को लेके सकारात्मक सोच है। शहरों में भी इस तरह की लाइब्रेरी नहीं है, जबकि शहरों में कॉरपोरेट के इस तरह से व्यापारीकरण चल रहा है। लेकिन आप क्या करती हैं? किस क्लास में है ये? निकाल BA। दीजिए। किस क्लास में है? क्या नाम है आपका? रिंकी BA में। बीए में पढ़ रही हैं। हाँ। तो क्या तैयारी कर रही हैं? किस चीज की तैयारी कर रही हैं? यूपी पुलिस की, यूपी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी कांस्टेबल के। तो कब आप यहाँ पे मतलब रहती हैं? कैसे कितने बजे तक पढ़ाई करती हैं? हम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक शाम। पैसा देना पड़ता है फ्री है? 100 रुपये के सर रिचार्ज के लिए भर देने 100 पड़ते रुपये महीने में? हाँ। 100 रुपये देना होता है। तो कितनी बेहतर सुविधाएं हो गई हैं। महोबा जाना पड़ता है या मतलब यहाँ से हो जाता है काम? अब दिक्कत नहीं है? हैं। यहाँ सर सैया महोबा आने जाने में भी टाइम लगता है और वहाँ तो यहाँ से सब कुछ हो जा रहा है। हाँ, तो मतलब अब शहर में जाने की जरूरत नहीं है, गाँव नहीं। में ही सब कुछ है। नहीं सही है। तो ये गांव में ही सब सुविधाएं हैं और आप देख सकते हैं कि आइए चलते हैं और गांव में और भी घूमेंगे, क्या कुछ गांव में तस्वीरें बदली हैं और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला गांव अब स्मार्ट विलेज की ओर बढ़ रहा है। और जो सरकार की परिकल्पना है कि एक स्मार्ट विलेज के तौर पे गांवों को विकसित किया जाए, उसका एक सफल उदाहरण ये गांव में दिखाई दे रहा है। आइए आगे भी चलते। अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ, एक खेल मैदान है। चूँकि ये ज़मीन जो है ना यहाँ कब्जे में थी ये, तो इसको हम लोगों ने इसका 50% हिस्सा कब्जे का होता जा रहा था। हमने इसको खाली कराया और इसको प्रस्ताव डाल करके खेल मैदान का प्रस्ताव स्वीकृत किया। और फिर यहाँ नहीं, मैदान तो पहले था, जो वो पट्टेदार आ गया, वो किसी तरह से वो चला गया था। फिर हमारे सारे जो साथी थे, मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि फिर एक नया मैदान तलाशा, उस मैदान के तहत इसको लिया। इसमें भी लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर हमने इसको खाली कराया। इसमें बहुत पत्थर थे, उसको ब्लास्टिंग किया, उसको बाहर फेंका और इसको समतलीकरण किया। बहुत गहरा था, इसको समतलीकरण किया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से एक व्यायामशाला भी है। ये स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पे खेल मैदान है। यहाँ हमारे क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद जी की एक अलग पहचान है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं और शिक्षा के क्षेत्र एक नए आयाम तय किए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए पवेलियन भी है, यहाँ टीन शेड भी है, जो कार्यक्रम स्थल है, और 2 पवेलियन बनाए। यहाँ जो लड़के खेलते थे दोनों, जिन्होंने खेल में अपना विशेष योगदान दिया, वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में 2 पवेलियन हमने बना के दिए। एक महेंद्र सिंह राजपूत है और एक मान सिंह राजपूत है। ये स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था अभी इसी वर्ष टूर्नामेंट होता है। यहाँ एक राज्य स्तरीय बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और जिसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, खेलती हैं। कितनी जमीनें आपने खाली करवाया? पूरे लगभग 42 बीघा के आसपास हमने खाली कराया है और उसमें विभिन्न प्रकार के संस्थान बना के दिए, जैसे RRC सेंटर है, अंत्येष्टि स्थल है, मॉडल शॉप है, खेल मैदान है, बारातशाला है, 3-4 तो बारातशाला ऐसे खाली करके बनाई गई हैं। और जगह जगह जो बारातशालाओं के टीन शेड हैं, ये सब जमीनें खाली कराई गई हैं। एक तालाब में भी कब्जे हो चुके थे, तालाब को भी खाली कराया गया, उसको गहरीकरण कराया है। कचरा घर बना, वो भी खाली कराया। एक पार्क बनाया, उसको भी खाली करके बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के सहयोग से और उनके उससे ये सब काम संभव थे जो हम लोगों ने किए हैं, और पब्लिक ने भी उसमें बहुत सहयोग किया है। अगर हमने जमीन खाली कराई है तो हम पब्लिक की सहानुभूति हम लोगों के साथ जुड़ी है और जो होना बहुत जरूरी था। चलिए, तो ये देखिए, ये खेल मैदान, ऐसा कहा जा रहा है कि गांव से तो खेल मैदान अब दिखना ही कम हो गए हैं, लेकिन अगर एक सकारात्मक सोच हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज संभव है। पहले खेल मैदान था यहाँ पे कि नहीं? खाली था पहले। अभी पहले से कितना बेहतर हो गया है? अब बहुत अच्छा बेहतर हो गया है, बताइए आपको। और जितना विकास किया प्रधान जी ने अच्छा विकास किया है। खेल ग्राउंड के मैदान में बाहर के लोग जो खिलाड़ी आते हैं प्रशंसा करते हैं गांव की हमारी। पहले से चीजें बदली। हाँ। गांव में पहले से चीजें बदल गई हैं बहुत ज्यादा। कुछ विकास हुआ है, मोक्षधाम बन गया है, ग्राउंड बन गया है, और भी अन्य काम है जो अच्छे स्तर पर हुए हैं। अच्छे काम से। आइए चलते हैं फिर, इस गांव में हम लोग घूम रहे हैं और गांव में और देखते हैं क्या कुछ और बदला है। चलिए।
जी प्रधान जी चलिए। अब आपको ले चलते हैं अंत्येष्टि स्थल। ये चूंकि अंत्येष्टि स्थल बनते थे, और क्या थी इससे पहले इस अंत्येष्टि स्थल बनने की व्यवस्था जो प्रदेश स्तर पे थी वो बनती थी टीन शेड व्यवस्था में, जो कि वो जंग खा के कहीं ना कहीं हवा तूफान में उड़ जाते थे। हमने पहला प्रदेश का अंत्येष्टि स्थल बनाया जो कि टीन शेड से अलग छती व्यवस्था में था, और आप देखेंगे तो इसमें बड़ा परिवर्तन है। ये कभी ऐसा गिरने वाला नहीं है, ध्वस्त होने वाला नहीं है, और उसी बजट में बना है ये। जिस बजट में लोग कहते हैं कि अरे इतने में क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि यह अंत्येष्टि स्थल देखिए, आपको अलग परिवर्तन दिखेगा। प्रदेश का पहला अंत्येष्टि स्थल है जो कि मैपिंग और सारी चीज़ें बदलने के बाद, एस्टीमेट बदलने के बाद ये बना। आप देखिए ये टीन शेड की जगह ही हमने ये बनाया था, और अब ये कभी उड़ने वाला नहीं है। इसमें स्टील के सेट लगे हुए हैं, जो कि लोग चद्दर के लगाते हैं, हम लोगों ने स्टील के लगाए कि ये कभी जंग से, आँच से खराब ना हो। इसमें इसी में हमने अस्थि कलश स्थल बनाया, इसी में देखिए हमने एक स्नान गृह बनाया, इसी में घट स्थल बनाया, शांति स्थल बनाया। सब आपको दिखेगा। और ऊंचे फाउंडेशन के बाद है कि पानी से जल भराव का इस पर कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है, और इंटरलॉकिंग के साथ लोग यहाँ आते हैं, और सारा दाह संस्कार सजहरी का लगभग 90% दाह संस्कार यहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 4 लोग हो जाते हैं, लेकिन ये इस तरह का बना है कि आप 3 या 4 लोग 4 दाह संस्कार भी इसमें कर सकते हैं इमरजेंसी की बेसिस पे। और पब्लिक इसका पूरा सदुपयोग कर रही है, और पब्लिक में भी अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी एक मार्गदर्शक बना है, और अन्य ग्राम पंचायतों ने इस स्तर का यहाँ अधिकारियों ने बनना शुरू हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ था कि क्षति व्यवस्था पर गया और इस स्तर का बना। तो कितना खर्चा आया इस तरह के इसके बनने में खर्चा आया था हमारा लगभग 23,78,000 इसका बजट था। फिर इसके बाद कुछ हल्के फुल्के काम पंचायत से भी कराए गए हैं, बाकी कुछ निजी तौर पर भी कराए। जैसे आपने अस्थि कलश देख रहे हो, आप शांति स्थल देख रहे हो, और घट उत्सव स्नान है, ये हमारे निजी मत से हुआ था। मतलब निजी मत क्या, मेरी खुद की जेब से। इस पर हमने पंचायत का पैसा खर्च नहीं करके खुद करा लिया है। हम होता रहता है, चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल था, इसलिए उसको उसी तरह बनाया। स्नान जो स्थल है ये भी हमने निजी उससे खर्च करके बनवा दिया था। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, कुर्सी वगैरह ये सब पंचायती बजट से बनी हुई हैं। और आप शौचालय है, मूत्राशय है, ये जो आप देख रहे हैं ऑफिस है, और इसके बगल पर लकड़ी है। अगर कोई गरीब की लकड़ी मतलब कोई नहीं मिल पाती है तो हम क्या करते हैं, उसको मुफ्त लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक चीज़ और है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमने पंचायत के लिए 2,49,000 लगभग की प्रति वर्ष की जो इनकम सोर्स अपने यहाँ प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत के विभिन्न संसाधनों से हम लोग अर्जित करते हैं, और वो जो यहाँ मैनेजमेंट होता है, जो देख रेख होता है, जो भी छोटी मोटी त्रुटफुट होती है, उसी बजट से हम लोग कर लेते हैं। जो हमारे सरकार जो हम लोग पंचायत से आता है हमको, जैसे लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी से आता है 100 रुपये पर बच्चे। हम लोग गौशाला से 56,000 रुपये हम लोग खाद विक्रय से प्राप्त किया। 1,21,000 बैंक से प्राप्त किया। ये आप देख रहे हैं सामने RRC सेंटर है, इससे भी हम लोगों ने 12,000 रुपया जो पन्नी और जो प्लास्टिक आता है उससे प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं महीने का 12,000 रुपये आप इससे भी प्राप्त कर नहीं, इसका क्या हुआ कि यहाँ शहर से लगा हुआ एरिया है ये, तो यहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कबाड़ी उठा के ले जाते हैं। लेकिन इसका भी एक वर्ष में शुरुआत था, दिक्कतें बहुत सारी आई, तो 12,000 रुपये एक वर्ष में प्राप्त हुआ है। अब धीरे धीरे जब इसको बढ़ेगा तो और इसकी अर्निंग होगी, चूंकि मतलब ये कह सकते हैं कि 2 लाख रुपए महीने नहीं, एक वर्ष का है 2,50,000 रुपया। 2,50,000 रुपए एक वर्ष का है। 12 महीने में 2,50,000 हाँ, रुपए गाँव का पूरा हाँ अर्निंग प्राप्त हुई है। अभी इसको बढ़ाएंगे, चूंकि अगर जो जल हर घर नल योजना चल रही है, अगर ये हमारे यहाँ जल निगम देखता है इसको, हमारे यहाँ हर घर नल योजना नहीं है, और उससे जब ये सारा कनेक्शन हो जाएगा, पानी सप्लाई पूरे गांव में हो जाएगी, तो निश्चित है ये हमारा बढ़कर के लगभग 7-8 लाख रुपए हो जाए। क्योंकि जो गांव से 50-60 रुपए जो मेंटेनेंस का मिलेगा, उससे जो कर्मचारी लगेंगे उनको भी वेतन मिल जाएगा, मानदेय मिल जाएगा, और पंचायत की आय का जरिया भी बनेगी, और निश्चित ही पेयजल व्यवस्था अच्छे तरीके से चलेगी। चूँकि एक बार हमारे हाथों में उसको आने दीजिए, फिर देखते हैं कितना परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्मिंग कंपोस्ट जो है वो भी बनाया गया है, कि ये जो ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की जो बातें की जा रही हैं उसको लेके भी है कि यहाँ के खेतों में वर्मिंग कंपोस्ट का उपयोग किया जाए। तो एक तरह से एक सकारात्मक सोच के साथ ये कार्य हो रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं। आइए और भी चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है RSCC सेंटर में। अभी आपको RSCC सेंटर भी लड़का खोल रहा है, उसको दिखवाते हैं। चूँकि अभी सफाई कर्मी साफ करके उसको चले गए, लेकिन यहाँ चूँकि एक ठेका है, एक ठेका होने की वजह से यहाँ लोग शराबी आते हैं तो नुकसान भी करते हैं। तो कई बार इसको देखना पड़ता है कि ये व्यवस्था में ना हो। देखिए जैसे अभी ये बोरी और इकट्ठा करके रखी गई है, आप देखेंगे यहाँ प्लास्टिक आपको मिल जाएगी, आप देखेंगे यहाँ आपको लोहा मिल जाएगा। जो चीज़ें यहाँ आप देखेंगे, ये जो जिस चीज़ में वह कांच का है तो कांच पड़ा होगा, आप प्लास्टिक है तो प्लास्टिक पड़ी होगी, और जो सिरिंज वाला का और जैसा जो कचरा है वो आता है और यहाँ से विक्रय भी हो जाता है।
चूंकि इसी से हमें 12,000 रुपये एक साल में अभी प्राप्त हुआ है। अभी इसको और भी बड़े स्तर से चलाया जाएगा, तो इससे हमारा गांव भी साफ रहेगा और पोल्यूशन मुक्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ गांव के प्रधान जी का जो कार्य है वो एक इस गांव को एक स्मार्ट विलेज या कहें तो एक विकसित गांव की ओर अग्रसर कर रहा है। आइए चलते हैं। पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ यह गांव अपने आप में सफलता और अपने विकास का एक उदाहरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो हम जो है बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति बीपैक्स सिजहरी में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है खाद की भी सुविधाएं, जो कि गांव के लोग अगर चाहें तो वो खाद की भी सुविधाएं कि पंचायत स्तर पे ही कि आराम से खाद ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्थाएं हैं। और खाद है कि नहीं भी? क्या नाम है आपका? लल्लू राम कुशवाहा। लल्लू जी, खाद है जी? यहाँ बोने वाली है। हा? खाद बोने वाली है। अच्छा, मतलब यूरिया है? यूरिया नहीं है, डीएपी है। जी हाँ। डीएपी रखे हुए जी हैं हाँ। तो मिल जा रहा है आराम से। जी हाँ। ये क्या जमा कर रहे हैं आप? जो खाता तैयार करना है। अच्छा, खाता तैयार कर रहे जी हैं। हाँ। कहाँ पे आपका गोदाम कहाँ है? गोदाम बगल में है। नैनो यूरिया भी रखे हैं? नैनो यूरिया जो डब्बे में आता है, बोतल वाली यूरिया खत्म हो चुकी है नैनो। अच्छा, नैनो या डीएपी जो नैनो जो छोटे बोतल में आती है वो है आपके हाँ, नैनो डीएपी है। आइए दिखाइए तो, चलिए देखा जाए, थोड़ा देखा जाए। तो ये खाद को लेके जो मारा मारी चलती रहती है, आए दिन किसान के पास समस्याएं रहती हैं, वो आप देख सकते हैं। और उसी को जानने के लिए कि भाई पंचायत स्तर पे अगर इस तरह की सुविधाएं हों खाद को लेके, बीज को लेके, तो शायद जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम हो सकती है। आप देख सकते हैं और दाम भी तय लिखा गया है कि डीएपी 1350, एनपीके 1200, मात्रा 50 केजी का है, यूरिया 266 रुपये 50 पैसे है, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया 600। तो एक पूरी तरह से एक लिस्ट तैयार है और ये जानकारियां। लेकिन अभी तो गेहूं के बाद तो यूरिया की जरूरत होती है ना खेत में डालने के लिए। गेहूं की तो खेती हो गई, बुआई तो हो गई। यहाँ पूर्ति हो चुकी, ये का बच गई हमारे पास। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी सर, मैं सचिव सजेरी। सचिव जी हैं आप? जी, सचिव के। जी। अच्छा, तो ये बच गई है डीएपी? हाँ, ये हमारे पास तो अब कोई लेने नहीं आता है, न डिमांड है। अच्छा। यहाँ चूँकि ये ऐसा है, ये बुंदेलखंड एरिया है, यहाँ एक बार में इकट्ठी बुवाई हो जाती है। और अब मटर तो कटने ही वाला है 10-15 दिन में। और इसलिए ये मान लो मंगा ली थी कि मान लो किसान परेशान न हो, तो ये हमारे मतलब अब यहाँ डिमांड बिल्कुल खत्म है। अच्छा, मान लीजिए गेहूं में पटवन होगा तो यूरिया की जरूरत तो होती है? नहीं, छिड़काव नहीं करते हैं यहाँ पे लोग? छिड़काव यहाँ हो चुका, हो यहाँ छिड़काव हो चुका। अब मान लो किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को आवश्यकता ही पड़ गई 1-2 बोरे की, तो फिर कैसे, कहाँ जाएगा वो? 2 बोरी की अगर जैसे किसी की, तो हमारे आसपास रखा है, सूरज चौकी में रखा है, श्रीनगर में रखा है। 1-8 बोरी अगर किसी को जरूरत है तो मिल जाती है। देखते हैं कि गांव में और क्या कुछ सुविधाएं हैं। यानी कि यहाँ पे बारातियों के शादी विवाह के लिए बारातियों के लिए स्थल है, लाइब्रेरी है, खेल मैदान है, सौदागरी जो बोलते हैं वो है। अब आप देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं इस गांव में। आइए तो देखिए, गांव में हमने कृषि, किसानों से लेके खेल मैदान से लेके हर चीज जाना, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। गांव में स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय महोबा सिजहरी, ये और ये देख सकते हैं कि ये चिकित्सालय भी है और यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं इलाज के लिए। और आप लोग डॉक्टर साहब, ये जो पंचायत भवन है, ये जो है अस्पताल है, जी जी, ये पहले अवैध कब्जा था पूरा। ये अच्छा, ये पूरा अवैध कब्जा डॉक्टर साहब और हम इन्हीं की उस पर कि इन्होंने मांगा कि हमको ज़मीन मिलना चाहिए। हम लोगों ने उसको, पंचायत ने उस पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए और पूरी ज़मीनें खाली कराई गई। आज आप देख रहे हैं प्रांगण तो सुंदर दिख रहा है। कहीं ना कहीं पंचायत के खाली कराने के बाद डॉक्टर साहब के अहम योगदान से हम लोग बजट लाए और आज ये इतना अच्छा प्रांगण बना है। कल ये निश्चित ही बड़ा काम करेगा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। आप क्या नाम? डॉक्टर नीलेंद्र कुमार निगम। नीलेंद्र जी, तो आप आपका यहीं पे ड्यूटी है? जी जी जी। अच्छा, हाँ,
ये जो है यहाँ पर पहले कब्जा था, गांव वाले ही कब्जा किए थे, लेकिन प्रधान जी ने किसी की भी न सुनते हुए और ये कब्जा हटवाया और ये चिकित्सालय को ये जमीन प्रदान की। क्या क्या सुविधाएं हैं हमारे अस्पताल में तो हर प्रकार की सुविधाएं हैं। ये होम्योपैथी इलाज है। लगभग यहाँ पर 40 से 50% पर डे आते हैं। अभी सुबह से ही लगभग 10 पेशेंट यहाँ से हम अभी देख चुके हैं, होम्योपैथी का ही होम्योपैथी का। इलाज के लिए। और दूसरा क्या कहलाता है, यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर हम लोग शुगर की भी जांच करते हैं, बीपी की भी जांच करते हैं, हीमोग्लोबिन की भी जांच होती है। यहाँ पर सारी सुविधा, मतलब जो प्राथमिक तौर पे जांचें हैं, सभी प्रकार की जांच, मलेरिया की भी किट है हमारे पास, हम मलेरिया का भी जांच कर लेते हैं। मतलब जो प्राथमिक तौर पे जितनी जांचें हैं, ये सारी सुविधाएं भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए तो एक गांव है और गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती है स्वास्थ्य में उन, और आप यहाँ पे इलाज कराने आए थे। जी हम सुविधाएं बेहतर हैं, बढ़िया है सुविधा, किसी तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जो डॉक्टर साहब बताए वो सब सुविधा मिलती है कि नहीं? मिलती है जी। मिलती है। चलिए तो आइए गांव के अब आखिरी गांव के अब कहे तो एंट्री में, या गांव के प्रवेश द्वार, या गांव की समाप्ति के हम सीमा पे खड़े हैं। और ये पंचायत भवन है और इसी पंचायत भवन से इस गांव के विकास की रूपरेखा तय की जाती है। जो भी चीज़ें होती है यहीं पे होता है, तो इसको भी देखना बेहद ज़रूरी था। आप ये पंचायत भवन यहाँ बाहर से देख रहे हैं कि जिस तरह से बाहर से सुंदर दिख रहा है, अंदर भी सुंदर ही होगा। बगल में विद्यालय भी है और एक ही प्रांगण में, और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक भी है, यानी कि बैंक की सुविधाएं हैं। यानी कि गांव में शिक्षा, रोजी रोटी, मकान, हर तरह की जो जानकारियां, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब कुछ एक ही प्रांगण में वो मौजूद है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक बैंक का भी बैंक भी है, जहाँ पे लोग अपने कमाई का जो व्यवस्थाएं हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि करीब करीब एक ही प्रांगण में लगभग बगल में विद्यालय, बगल में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेके बैंक, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। तो जो कहीं ना कहीं एक गांव के विकास के लिए जो ज़रूरत होती है, जिसकी जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, वो इस गांव में मौजूद हैं। जो आने वाले दिनों में इस तरह के गाँव में और भी गाँव में हो, तो जो स्मार्ट विलेज की बातें हो रही हैं उसको एक बेहतर रूप और एक गति मिल सकती है इस गाँव के जरिए। तो ये थे गांव का एक स्मार्ट विलेज का, हमने आपको वीडियो दिखाया, कहानियां बताई, और भी चलेंगे गांव में, समझेंगे क्या कुछ चल रहा है उस गांव की कहानी। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।